हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेलकम टू बैक माय चैनल यूपीएसटी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस कहते हैं या आप उससे क्या समझते हैं। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए एकल का निर्माण करती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में Mg यानी मैग्नीशियम प्लस H2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, तो हमारा बनेगा MgCl प्लस H2 यानी MgCl जहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड है प्लस H2 यानी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दो पदार्थ है, एक पदार्थ का नाम Mg और दूसरे का 2HCl, दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा एक नया पदार्थ बन रहा है MgCl प्लस H2। ठीक है, समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। ठीक है, पीएच का मूल्य क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, हम कैसे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया, जिससे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन हो, ठीक, उसकी आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल विकसित किया गया यानी बनाया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का सूत्र होता है हमारा, पीएच स्केल का सूत्र यहाँ पे हम देख सकते हैं, पीएच बराबर होता है माइनस log H प्लस आयन। ठीक है, यह हमारा पीएच स्केल का सूत्र है। अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला हमारा है जो दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। पीएच मान हमारे शरीर में 7.0 से 7.5 पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी जो हमारा शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में काम करता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा है हमारा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहें अच्छा बीज या अच्छा कोई भी पौधा को उपज हो, बढ़िया हो, उत्पादन ज़्यादा हो, तो उसके लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आघातवर्धनीयता तथा तन्यता का क्या अर्थ है। ठीक है, ठीक है, तब देखते हैं आघातवर्धनीयता। वे तत्व जो पीटने पर पहले शीट में परिवर्तित हो जाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। यानी वो पदार्थ या वो तत्व जिसे पीटा जाए और वो शीट के रूप में परिवर्तित हो जाए उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम सोना, चांदी, कॉपर आदि। इन तत्वों को अगर हम पीटेंगे तो ये शीट के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तन्यता। तन्यता सेम इसी तरह से, वे तत्व जिसके बारीक तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनमें से बारीक बारीक तारे
खींची जाए उसे हम तन्यता कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी वही हो जाएगा, सोना, चांदी और कॉपर। आज इन तीनों को हम एक बारीक तार के रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त तथा वर्ग परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है, समझाइए। ठीक है, तो देखिए, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। जो आवर्त होता है वो हमारा बाईं से दाईं ओर जाने में परमाणु की त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, और नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल से खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। ठीक है, जो नाभिक होता है उसमें आवेश को बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल लगाता है, नाभिक से की तरह खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। ठीक है, अब अगला है हमारा वर्ग देखेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु, ऊपर से नीचे की ओर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास में एक कोष बढ़ जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे की तरह खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की विन्यास में एक कोष बढ़ जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब हम चलते हैं अपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी टीच पॉइंट में। आज हम फिर से पढ़ेंगे बायोलॉजी, जो बहुत ही उपयोगी है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो हम आज बायोलॉजी का पहला प्रश्न देखेंगे। बायोलॉजी का पहला प्रश्न हमारा, रुधिर दाब किसे कहते हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सब और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं रुधिर दाब किसे कहते हैं। उत्तर में देखेंगे, रुधिर दाब वह दाब है जो बाएं निलय के संकुचन से मुक्त रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाता है। यानी रुधिर वह दाब है जो बाएं निलय के संकुचन में उपस्थित से युक्त रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाता है, और धमनियों में यह अधिक होता है। जो रुधिर दाब होता है वो धमनियों में अधिक होता है, और धीरे धीरे हमारे कोशिकाओं में रुधिर के पहुंचने पर कम होने लगता है। ठीक है, जो रुधिर दाब है हमारा कोशिकाओं में पहुंचने पर कम होने लगता है, तथा शिराओं में सबसे कम हो जाता है, कम होता है या हो जाता है। रुधिर दाब के कारण ही धमनियों से रुधिर कोशिकाओं के द्वारा शिराएं तक पहुंचता है। एक बार फिर से देखो, यहाँ से रुधिर दाब के कारण ही धमनियों से रुधिर कोशिकाओं के द्वारा शिराओं तक पहुंचता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे हम BBI क्वेश्चन यानी VIP क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक और हार्मोन लिखेंगे और एक तरफ एंजाइम लिखेंगे। ठीक है, तो हार्मोन में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। यह प्राय प्रोटीन, अमीनो लम्न अथवा स्टेरॉइड्स होते हैं। हार्मोन में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब एंजाइम में एक तरफ देख लेते हैं। तो एंजाइम में होता है प्राय सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं उसमें सभी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब
हार्मोन में दूसरा देख लेते हैं, यह अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जो हार्मोन होता है यह अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित हो जाता है। ठीक है। अब एग्जाम में है, यह बाहरी स्रावित ग्रंथियों अथवा ग्रांथि कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हो जाती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, यानी परिवार नियोजन। यह भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूँ। देखिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, या छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। उत्तर में हमारा हो जाएगा, परिवार नियोजन को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी जो परिवार नियोजन है उसे अच्छी तरह से रखना, रहन सहन को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या कम हो तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। यदि परिवार में कम संख्या हो, बच्चों की कम संख्या हो, तो वो अच्छी तरह से रहन सहन रख सकता है अपने परिवार को, जिसे हम परिवार नियोजन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आनुवंशिकता से। देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। इसकी खोज कब और किसने की थी? ठीक है। आनुवंशिकता यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी IMP बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, देखते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो सभी जीवों में रहते हैं, जो उन्हें अपने जन्म को से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इन्हीं लक्षणों को आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं। ठीक है। ऐसे समझिए, कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो सभी जीवों में रहते हैं, जो उन्हें अपने जन्मों से प्राप्त होता है, यानी अपने बड़े पूर्वजों से प्राप्त होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन्हीं लक्षणों को आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं। ठीक है। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में की थी। ठीक है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में की थी। ये रहा हमारा आज का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। अब हम फिजिक्स का पढ़ेंगे क्वेश्चन, जो 4 है, बहुत ही उपयोगी है। विज्ञान फिजिक्स दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2021 का। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन, जो फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण या अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? इन दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या अंतर होता है? तो चलिए उत्तर को देखते हैं। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आकार वस्तु से छोटा होगा, और अवतल दर्पण में बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या अभिप्राय है? ठीक है। तो उत्तर देखते हैं हमारा, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की सामान्य क्षमता कहलाता है। यानी नेत्र का वह क्षमता जिसके कारण हम फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र की सामान्य क्षमता कहलाता है। ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
बोर्ड परीक्षा के लिए। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर हमारा है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव से तार के पदार्थ को ऊष्मा उत्पन्न होता है। यह प्रभाव विद्युत 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 धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। देखिए एक बार और, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कोई चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, ठीक है, अर्थात यह विद्युत धारा के प्रभाव से तार के पदार्थ को ऊष्मा उत्पन्न होता है। यही प्रभाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, जब किसी बंद परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बढ़ती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए एक बार और, जब किसी बंद परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब कोई बंद परिपथ होता है उसमें बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। जब बंद रहता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और परिपथ में धारा बहने लगती है, ठीक है। जब उत्पन्न होता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। वह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का, वो भी न्यूमेरिकल है। देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह क्या होगी? ठीक है, तो क्या कह रहा है हमें, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, यानी आर को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितना है, 20 सेमी है, ठीक है, 20 सेमी है। और क्या ज्ञात कर रहा है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फार्मूला होता है एफ बराबर r/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को रख देंगे। तो एफ बराबर आर का मान कितना दिया है, 20 सेमी, 20/2, ठीक, ये कट जाएगा तो हो जाएगा एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हमारा आज का विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वो समाप्त हो गया, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो या और कमेंट करो, ठीक है, ताकि हम तुम लोगों को नया वीडियो जल्दी से जल्द ला सकें। अगला वीडियो हमारा सामाजिक विज्ञान पे होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें बोर्ड परीक्षा के लिए।